हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे और जिन्होंने जो ज्योग्राफी को लिया होगा। ज्योग्राफी आपने अगर एमजेसी के रूप में लिया हो, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में, तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और यहाँ से देखिएगा एग्जाम में भी आपका सवाल आएगा। ठीक है, इससे भी पहले हमने कई एक वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिएगा, तभी इसको आप कर पाइएगा। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चूंकि आपको पता है कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो दो नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, जो कि आपका 20 नंबर का है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी लिख के आएंगे तो आपको नंबर दे देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर आप गलत करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से करके आइए, ताकि आपको एक ठीक ठाक नंबर मिल सके और आप एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इस कड़ी में पहला वीडियो पहले ही करा दिए हैं, ये दूसरा वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। अगर उसका लिंक आपके पास नहीं हो या उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से देखिए। अन्यथा अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जा सकते तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम वहां पे डाल देंगे उसका लिंक। ठीक है, और वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए चीजों को शुरू करते हैं। आखिर क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा ये आपके ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी फर्स्ट और सेकंड यूनिट से रिलेटेड होगा, जिसको हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो पहला है, चक्रवात एक प्रकार का वायु भंवर है, ठीक है, जिसके केंद्र में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसका सही उत्तर आपको करना है। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर करिएगा। पहला होता है निम्न वायुदाब, दूसरा उच्च वायुदाब, तीसरा समान वायुदाब और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही उत्तर चुनना है, चुनिए। तो देखिए, चक्रवात के बारे में हम बताए थे कि इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है, जो कि आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इस तरह होती है। और इसका जो केंद्र होता है ना, बीच वाला पोर्शन, यहाँ पे निम्न वायु दाब पाया जाता है, इसीलिए तो बाहर की वायु इसी की तरफ आ जाती है और यहाँ पे एक अलग फोर्स बनता है, जिसके कारण चक्रवात उत्पन्न होता है। और हम आपको बताए थे वायु की गति जो है, यानी वायु जो प्रवाहित होती है वो किधर से होती है, निम्न वायु दाब की तरफ होती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपके पास है, चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है, यानी कि चक्रवात का वो क्षेत्र जो शांत रूप से होता है उसको क्या बोलते हैं, यही पूछ रहा है, तो उसको चक्षु बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कि चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है, मतलब मान लीजिए ये आपका चक्रवात का क्षेत्र है, इसका मान लीजिए ये क्षेत्र एकदम पूरा शांत होगा, तो इस शांत क्षेत्र को चक्षु बोलेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। यानी आपको हम चक्रवात जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि चक्रवात का एक तरह की आकृति होती है, जो कि अभी हम ड्रॉ भी कर रहे हैं। देखिए ये जो आकृति है इसको अंडाकार आकृति बोलते हैं, ठीक है, या गोलाकार आकृति बोलते हैं। तो यानी चक्रवात की आकृति इनमें से दोनों, यानी अंडाकार और गोलाकार दोनों तरह की हो सकती है ये चक्रवात। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि चक्रवात का आकृति जो होता है वो अंडाकार या गोलाकार दोनों तरह का होता है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की नहीं होती है। ये क्वेश्चन में जरूर देखिएगा, किस प्रकार की होती है अगर है तो वो तो ठीक है, आप उसका उत्तर कर दीजिएगा। नहीं होती है जहां बोले तो वहां पे आप एकदम उसको गोल कर लीजिएगा, ताकि वो ध्यान में रहे, नहीं बर्ड। ठीक है, तो देखिए अंडाकार होता है, ये तो हम अभी तुरंत बताए, गोलाकार होता है, वेज आकार का होता है, त्रिभुज आकार का नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, फोर्थ का डी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का संबंध है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उसका कौन से पवन का कौन रूप से उसका संबंध होता है। यानी कि हम बता रहे थे जब आपको पढ़ा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो वहां पे आपको बताए थे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का संबंध पछुआ पवनों से होता है, पछुआ हवा से होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आता है वो पछुआ पवनों की ही वजह कर आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगले प्रश्न को देखिए कि उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की वायु दिशा क्या होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध से जो चक्रवात आता है, यानी कि आप जो देखते हैं पृथ्वी को, ये पृथ्वी है आपका, ये सेंटर पॉइंट है 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो इस क्षेत्र में जो चक्रवात आता है तो उसके बारे में पूछ रहा है, उसकी वायु की दिशा क्या होती है, तो वो वामावर्त होता है। ठीक है, वामावर्त,
इसको ध्यान में रखिएगा। जो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है, यानी कि उसकी जो वायु की दिशा होती है वो वामावर्त होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले जो चक्रवात हैं उसके वायु की दिशा क्या होती है, इसको आप बताइएगा जरूर, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि दक्षिणी गोलार्ध में जब चक्रवात आएगा तो उसमें वायु की दिशा क्या होगी, ठीक है, और उत्तरी में जो आएगा तो उसकी वायु की दिशा वामावर्त होती है, ठीक। अगले प्रश्न को देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शीतोष्ण चक्रवात चलता है, यानी शीतोष्ण चक्रवात कैसी दिशा में चलता है, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। इसका सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो पूर्व दिशा में ये चलता है, ठीक है, जो शीतोष्ण चक्रवात है ना वो पूर्वी दिशाओं में चलने वाला चक्रवात होता है, ठीक। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा कि शीतोष्ण चक्रवात को डॉट डॉट भी कहा जाता है, यानी उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो वो कौन कौन से नाम है? इसको शीतोष्ण चक्रवात को निम्न चक्रवात भी बोलते हैं, गर्त चक्रवात भी बोलते हैं, ट्रफ चक्रवात भी बोलते हैं, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यानी शीतोष्ण चक्रवात के कई एक नाम है, निम्न चक्रवात, गर्त चक्रवात या ट्रफ, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि उष्ण कटिबंधीय तूफान जो है ना वो निम्न में से कहाँ चलती है, यानी उष्ण कटिबंधीय जो तूफान आता है तो वो कहाँ पे आता है, यही चीज पूछ रहा है। इसको सही से आपको उत्तर करना है। तो देखिए, पहला है बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद देखिए फिलीपींस की खाड़ी में, फिलीपाइंस में, या अरब सागर में, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है उसको पहले समझिए। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच का भाग जो है 0 डिग्री है, उसके ऊपर में जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ जो है ये है आपका मकर रेखा। तो इस दोनों क्षेत्र के बीच वाले इलाके को हमने बताया था आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे जो तूफान चलेगा वो कहाँ पे, ये मतलब इसका कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, यही चीज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, क्या जानते हैं, उपरोक्त में से सभी, यानी बंगाल की खाड़ी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, अरब सागर में भी, और फिलीपाइंस में भी इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव ये तीनों जगहों पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखिएगा या याद कर लीजिए, ठीक। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होगा, वायुमंडल क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायुमंडल किसको कहते हैं, आखिर वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, यही चीजें आपको बतानी है। गैस आता है, जलवाष्प आता है, धूलकण का संगठन आता है, या ऑप्शन 2 है केवल धूलकणों का संगठन, ऑप्शन सी जो है केवल गैसों का संगठन, और ऑप्शन डी है जल और हवाओं का संगठन। तो हमने आपको वायुमंडल जब पढ़ाया था तो वायुमंडल में आपको बताए थे कि पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल हमारा फैला हुआ है। इसमें जो है गैस, जलवाष्प, धूलकण सभी चीजें पाई जाती है। तो यानी सही ऑप्शन ए होगा। गैस के रूप में आप देखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, आर्गन, ये सभी गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैस इसमें पाए जाते हैं। जलवाष्प के रूप में ये पाया जाता है क्या, जो आप देखते हैं पृथ्वी पे जो जल है वो सूर्य के किरणों की वजह से, यानी कि गर्मी के कारण वो कुछ जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, तो वही हो गया जल वाष्प। और धूलकण में आप देखिएगा बहुत सी धूलकणें इसमें पाई जाती है, ठीक है, इसमें मात्रा धूलकणों का ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है वायुमंडल के निचले परतों में कौन सी गैसें सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी वायुमंडल की जो परत है उसको हमने पहले बताया है, उसका आप जरूर देखिएगा वीडियो, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो वायुमंडल का जो परत है ये देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये वायुमंडल के परत फैले हुए हैं। तो इसके सबसे निचला जो परत है इसमें कौन सा गैस पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो वही पूछ रहा है। इसमें आपका ऑप्शन है आर्गन, यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं, या फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हीलियम या हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसकी मात्रा जो हमारे वायुमंडल के निचले परतों में सबसे ज्यादा है, और सबसे ऊपरी परतों में किसका है, तो हीलियम और हाइड्रोजन का, यानी हीलियम और हाइड्रोजन वायुमंडल के सबसे ऊपर में पाया जाता है, ठीक है। ये मतलब कि पृथ्वी से सबसे ऊपर यानी टॉप में पाया जाता है, और सबसे नीचे कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी पर ही वायुमंडल क्यों पाया जाता है, यानी हमने आपको बताया कि पृथ्वी के चारों ओर हमारा वायुमंडल फैला हुआ है, तो इसका रीजन एक बताया, हम अभी तुरंत बताया, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है।
अब अगले प्रश्न को देखिए आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है। कि मतलब कि वायुमंडल में कौन गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो आपको सही उत्तर चुनना है, तो ये नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद हीलियम और जो हाइड्रोजन है, ये सब कम मात्रा में पाई जाती है। बट ये सबको याद रखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, फिर जो है हाइड्रोजन, ये सभी गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कम से कम याद रखिएगा। उसके बाद आर्गन, ये तीनों याद रखेंगे आप। उसके बाद आ जाइए, अगला प्रश्न आपके लिए है कि अधिकांशतः मौसमी घटनाएं निम्न में से किस मंडल में घटित होती है। यानी कि जो भी मौसमी घटनाएं होती है, इसको हमने पहले भी बताया था कि वो किस मंडल में घटित होती है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्षोभ मंडल में होता है। तो हमने आपको बताया था समताप मंडल, उसके बाद हमने क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, ये सभी मंडल के बारे में आपको बताए थे। ये 5 मंडल हैं। पांचों मंडल को एकदम अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि कौन मंडल में कौन सी घटनाएं होती है। वायुमंडल का संगठन जब हम बताए थे, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो संगठन हमने बताया था, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वहां पे इसके बारे में हम चर्चा किए थे। उसको जरूर देखिएगा, उसको पूरा समझिएगा, तभी चीजें याद रहेंगी। और इसको एकदम याद करना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, भर भर के बनेगा। और इसके लिए आप तैयार भी रहिए, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन जब बनेगा ना, तो यहीं से बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या है कि यदि पृथ्वी पर एवं अंतरिक्ष के बीच, यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा देते हैं, तो आसमान का रंग कैसा होगा। मान लीजिए कि आपको अगर ये पावर दे दिया जाए कि आप पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो क्षेत्र होता है ना वायुमंडल का, उसको आप हटा दीजिए, तब उसका मतलब जो आसमान है उसका रंग कैसा हो जाएगा, यही चीज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नीला हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, लाल हो जाएगा या काला हो जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा, काला हो जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा देंगे ना, तो जो आसमान का रंग है वो काला हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए आप। पृथ्वी की ओर किस दिन सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी को सबसे ज्यादा सूर्यताप कौन से दिन में प्राप्त होता है, वो एक डेट आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें बताते हैं। ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के चारों तरफ आप जानते हैं पृथ्वी परिक्रमा करती है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक बार जो हिस्सा होता है ना, एक बार सूर्य से बहुत दूर होता है। वो जब दूर होता है ना, तो उसको 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूर होगा। मान लीजिए आग कहीं जला दीजिए, और आग पर एगो मान लीजिए कि आपने कोई खाना बनाना है, ठीक है, आग पे। तो आग पर जब खाना बनाइएगा, उसको नजदीक रखिएगा तब तो खाना जल्दी बनेगा, अगर उसको दूर रखिएगा तो वो ज्यादा देर में बनेगा। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है, तो उसको सबसे ज्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है, यानी गर्मी उसको सूर्य से ज्यादा प्राप्त होता है। लेकिन यही जब दूर होती है सूर्य से ये पृथ्वी, तो उसको कम जो गर्मी प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूर कब होती है, तो वो 4 जुलाई को होती है, सबसे दूर में रहती है पृथ्वी, ठीक है, सूर्य से। और सबसे नजदीक कब रहती है, तो 3 जनवरी को रहती है। तो जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहेगी, तो यही दिन वो होगा जहां पे सूर्य को सबसे ज्यादा गर्मी मिलता है। सूर्य से मतलब पृथ्वी को सबसे ज्यादा गर्मी मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी को सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन मिलता है, तो वो 3 जनवरी को, और सबसे कम बोलेगा तो 4 जुलाई को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। 4 जुलाई देखिए महीना में, आप देखिए जुलाई जो है जनवरी के बाद आता है, तो जुलाई जैसे दूर होगा उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य से दूर होगा। और जनवरी जैसे नजदीक होगा, वो पृथ्वी से ज्यादा नजदीक होगा। यानी कि शुरुआत वर्ष की जो होती है वो जनवरी से होती है। तो जनवरी हमारे लिए नए वर्ष की शुरुआत है। तो नए वर्ष की शुरुआत में जो सबसे निकट होगा वही तो सूर्य के निकट होगा। यानी कि आप सीधा जानिए कि नए वर्ष में जो पृथ्वी है वो सूर्य के निकट होती है, और जैसे जैसे उसका दिन गुजरेगा, वो सूर्य जो है वो पृथ्वी से दूर होता जाएगा, जिससे कि हमको कम गर्मी मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, समुद्र तल से ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, गिरता है, बढ़ता है, या स्थिर रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही उत्तर देना है। तो देखिए जब हम लोग समुद्र तल से ऊपर जाते हैं ना, तो उसमें तापमान गिरता है, यानी घटता है। ठीक है, बढ़ता नहीं है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। समुद्र तल का मतलब होता है, ये मान लीजिए आपका सरफेस है पृथ्वी का, इस माफ कीजिएगा, रुकिए, ये आपका सरफेस है पृथ्वी का, और इसी के नीचे होता है समुद्र। तो यहां से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, तो यहां से तापमान गिरता जाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखना है आपको।
अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं कैसी होती है। यानी कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आता है उसमें समदाब रेखाएं किस प्रकार की होती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जब हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा आपको बताए थे, तो वहां बताए थे उस समय जो होता है चक्रवात का आकार जो होता है ना, वो अंडाकार होता है। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना है कि अंडाकार होता है उस समय, यानी इस प्रकार का। ठीक है, उस समय चक्रवात की जो रेखाएं होती है, समदाब रेखाएं, ये इसी प्रकार की होती है, अंडाकार होती है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न आपके लिए है कि विभिन्न वायु राशियों के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं। यानी विभिन्न वायु जो राशि है उसके मध्य के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बताना है आपको। तो उसका सही उत्तर होगा वाताग्र, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके लिए बहुत था, काल है, चक्रवात है, पृथ्वी चक्रवात है, वाताग्र है, लेकिन वाताग्र आपको सही करके आना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम संख्या कहाँ होती है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सबसे ज्यादा कहाँ आता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों चक्रवातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों को हमने पहले बताया है, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बना मतलब बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को कम समय में आपको ज्यादा डिलीवर करें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको चुनना था, तो ये होगा उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में। ठीक है, महासागरीय क्षेत्र में, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आज के वीडियो में हमने इतना ही वीडियो मतलब क्वेश्चन किया है, 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं। 20 क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। पहले की वीडियो में भी हमने बहुत से क्वेश्चन आपको बताए थे, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इसको अगर पूरा कर लेते हैं ना, तो यकीनन आपका जो है ऑब्जेक्टिव लगभग तैयार रहेगा। उसके बाद के यूनिट का वीडियो जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे उसका ऑब्जेक्टिव भी कराते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में आप पहली बार आए होंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त यार में। और वीडियो पसंद आए ना, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।